ब्लू रिगर की प्रीमियम क्वालिटी के HDMI केबल्स की आज अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे कि क्या सच में इसकी कीमत से कोई फ़र्क भी पड़ता है पिक्चर क्वालिटी पे, या कंपनी सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए इनको थोड़ी प्रीमियम लुक बना के आपको सेल कर रही है। केबल्स एक सील्ड पैकेज में आई थी ताकि किसी भी तरीके के पिल्फरेज के चांसेस ना रहे। ब्लू रिगर की टिपिकल पैकेजिंग है, सारी ही केबल्स जो अभी सेल करते हैं इसी तरीके की पैकेजिंग में करते हैं। इन केबल्स की बैक साइड पे और भी डिटेल्स आपको मिलती हैं, चाहे तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। इन केबल्स के साथ एक वारंटी कार्ड मिलता है, लेकिन ये अजीब सी बात लगी मुझे कि एक केबल में 2 ईयर लिमिटेड वारंटी दी गई है और दूसरी केबल में लाइफ टाइम वारंटी दी गई है। और ये HDMI केबल खुद अपने आप में है और कनेक्टर्स के ऊपर प्लास्टिक की कैप चढ़ा के दी है ताकि ये सेफली आपके घर तक आ जाए। इस बार ब्लू रिगर ने मिरर फिनिश का इस्तेमाल करा है कनेक्टर के ऊपर, जो कि बहुत ही प्रीमियम लगता है, और अपने नाम की ब्रांडिंग वाइट कलर से कर रखी है। दोनों कनेक्टर्स आइडेंटिकल हैं और गोल्ड प्लेटिंग का इस्तेमाल करा गया है ताकि कोरोजन ना आए काफ़ी लंबे समय तक। अब 2 साइजेस की केबल मैंने ऑर्डर करी थी, एक 6 फुट की, एक 10 फुट की, लेकिन दोनों ही मुझे 10 फुट की मिली, न जाने क्यों। खैर कोई नहीं, इन द मीन टाइम ये वीडियो तो हम कवर कर ही लेते हैं। इनकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ब्लू रिगर हमेशा से बेस्ट रहा है केबल्स के मामले में, और अमेजॉन बेसिक्स की कई केबल्स काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन मैंने देखा है कि ब्लू रिगर के जो केबल्स हैं अमेजॉन बेसिक्स से थोड़ी सी बेटर ही रहती है, लेकिन प्राइस डिफरेंस थोड़ा सा इनका रहता है क्योंकि अमेजॉन की जो केबल्स है थोड़ी सी ज़्यादा अफोर्डेबल होती है, लेकिन ब्लू रिगर अपने आप में एक ब्रांड है तो एक प्रीमियम प्राइस तो आता ही है उसकी क्वालिटी के साथ। अब केबल्स पे आपको कितना स्पेंड करना चाहिए, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका जो मॉनिटर है उसका रेजोल्यूशन कितना है। अगर 2K से नीचे का रेजोल्यूशन है आप कोई भी केबल खरीद के लगा सकते हो। अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा कॉस्टली केबल आपको नहीं खरीद के लगानी है। वैसे ज़्यादातर लोग ऐसा करते भी नहीं है, लेकिन कई बार मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो जैसे कंप्यूटर स्पेशली बिल्ड करते हैं तो उसे पावर सप्लाई बहुत ही ज़्यादा वॉट्स की लगाते हैं, जो कि टोटली अननेसेसरी है। अगर आपकी हार्डवेयर ही नहीं है तो सिंपली आप पावर सप्लाई क्यों लगा रहे हो उतनी ज़्यादा पावरफुल, कुछ आपको एक्स्ट्रा पावर सेविंग्स नहीं मिलेगी, कोई एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। वही हाल इस तरीके की केबल्स का है। अब एक कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सी चीज़ें होती हैं और जहाँ भी आपको बॉटलनेक मिलेगा वहीं आपकी परफॉर्मेंस कम होगी, चाहे मॉनिटर का रेजोल्यूशन कम हो, चाहे केबल का बैंडविड्थ कम हो, या आपका जो ग्राफिक्स कार्ड है उसकी ही कैपेबिलिटी इतनी ना हो कि वो प्रॉपर रेजोल्यूशन नहीं प्रोवाइड करवा पा रहा है या हाई फ्रेम रेट्स नहीं दे पा रहा। तो जो भी कंपोनेंट वीक होगा आपके सिस्टम में उसी से परफॉर्मेंस पे आपका फ़र्क पड़ेगा। बस आपको ये देखना है कि सारे ही कंपोनेंट्स एक लेवल में आप लगाएं। ऐसा ना करें कि एक चीज़ आपने बहुत एक्सपेंसिव ले ली और फिर दूसरी जगह आप कंजूसी कर रहे हैं क्योंकि वहाँ ओवर स्पेंड करने की वजह से आप दूसरी जगह बजट ना लगा पाए, वो चीज़ अच्छी नहीं है। अब दोनों मॉनिटर्स की बात करें, ये वाला 32 इंचज़ का IPS QLED पैनल है और इसमें आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। ये भी इसी तरीके का पैनल है पर ये QLED नहीं है, ये नॉर्मल LED है। IPS है 27 इंचज़ का। दोनों ही पैनल्स में आप इसके साथ जो केबल्स आती हैं सैमसंग की, उसकी लेंथ थोड़ी प्रॉपर नहीं है, जैसे 6 फुट की होनी चाहिए पर उन्होंने पता नहीं 4.5 या 5 फुट की केबल दी है। उसी 1 फुट की वजह से थोड़ा सा एक उसमें दिक्कत रहती है, थोड़ी सी शॉर्ट रहती है। तो आइडियली जो केबल की लेंथ रहती है मेरे ख्याल से कम 6 फुट रहनी चाहिए, लेकिन जैसे ही बजट होता है जनरली लोग अपग्रेड कर ही लेते हैं। और इस बार भी मैंने इसे यही करा क्योंकि मैं सेल का वेट कर रहा था जब ये थोड़ा सा अफोर्डेबल प्राइस पे होगा, क्योंकि सारी केबल्स डिजिटल है, ये एनालॉग केबल्स नहीं है। तो पुराने टाइम की जैसे आपने देखा होगा कि VJ केबल्स होती थी या RCA केबल्स होती थी, तो उनमें क्वालिटी का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता था। जैसे आप थोड़ा सा चेंज करते थे पिक्चर क्वालिटी या ऑडियो क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव होती थी। डिजिटल केबल्स में सिंपली या तो ये वर्क करेगी या नहीं करेगी, ऐसा नहीं होगा कि कोई आर्टिफैक्ट्स दिख रहे हैं आपको, कई डॉट्स दिख रही हैं, कई लाइन्स दिख रही है। इन केबल्स के साथ ऐसा नहीं होता। जनरली HDMI हो गया या डिस्प्ले पोर्ट हो गया, ये सारे ही डिजिटल फॉर्मेट्स हैं। DVI भी डिजिटल है। इसी कारण से कभी भी आप केबल ले रहे हैं अपने मॉनिटर की कैपेबिलिटी देखें। 4K के हिसाब से 40 गीगाबिट्स की जो इसकी बैंडविड्थ है मोर देन इनफ है। वैसे केबल 8K को सपोर्ट करती है, लेकिन अगर आप 4K पे भी लगा रहे हैं तो कोई आप अंडर यूटिलाइज इसको नहीं कर रहे, क्योंकि अगर फ्रेम रेट थोड़ा सा भी आपका ज़्यादा है, सपोज 120 हर्ट्स का है, तो 4K पे भी इस केबल को आपको लगाना पड़ेगा। अगर 8K पे आप लगा रहे हैं, 60 हर्ट्स का रिफ्रेश रेट है, तो इस केबल की एक तरह से लिमिट है, वो उससे ज़्यादा ये सपोर्ट नहीं करेगी। पिक्चर क्वालिटी और स्क्रीन के ब्राइटनेस के बारे में बात करें तो डेफिनेटली ब्लू रिगर की जो प्रीमियम HDMI केबल्स हैं आपको काफ़ी बेहतर पिक्चर क्वालिटी और ब्राइटनेस देती है किसी एवरेज HDMI केबल के कंपैरिजन में, क्योंकि हर केबल का अपना एक बैंडविड्थ होता है। हायर फ्रेम रेट्स पे 4K HDR कंटेंट को स्ट्रीम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट होती है।
कई बार ऐसा होता है कि कोई लो एंड केबल आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो रेजोल्यूशन तो आप सेलेक्ट कर पाते हैं 4K का, लेकिन जो HDR कंटेंट होता है उसको आपका मॉनिटर सपोर्ट नहीं कर पाता क्योंकि केबल की सिंपली बैंडविड्थ इतनी होती ही नहीं है। और अगर आप ऑप्शन सेलेक्ट कर भी पाते हैं तो एक्चुअली वो HDR कंटेंट आपको डिस्प्ले नहीं कर पाता। तो इसको प्रैक्टिकली चेक करने के लिए एक बहुत ही पुरानी केबल का मैंने इस्तेमाल करा था। ये भी HDMI केबल ही थी, लेकिन सिंपली इसकी इतनी बैंडविड्थ नहीं थी। और दूसरी जगह ब्लू रिगर की केबल को कनेक्ट करके मैंने सेम कंटेंट को स्ट्रीम करा और दोनों तरफ में मुझे विजिबल डिफरेंस दिखा। ये पर्टिकुलर मॉनिटर जो आप देख रहे हैं ये लोकल डिमिंग को भी सपोर्ट करता है। ब्लू रिगर की केबल में लोकल डिमिंग का जो रिस्पॉन्स टाइम था काफ़ी बेहतर था एक एवरेज केबल के मुकाबले। वहीं अगर स्क्रीन की ब्राइटनेस के बारे में बात करी जाए तो विजिबली ये ब्राइट दिख रहा है राइट साइड में, लेकिन लेफ़्ट साइड में जहाँ नॉर्मल केबल मैंने कनेक्ट कर रखी है वहाँ पर भले ही 4K रेजोल्यूशन दिखा पा रहा हो डिस्प्ले, लेकिन स्क्रीन की ब्राइटनेस उतनी नहीं दिख रही है। इसलिए कभी भी जब आप हाई एंड मॉनिटर्स या टीवीज़ लेते हैं और 4K या 8K कंटेंट को स्ट्रीम करना चाहते हैं तो केबल्स को इग्नोर ना करें। अब इस सवाल का जवाब के बारे में बात करी जाए कि सच में केबल्स की कीमत से कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं, फ़र्क पड़ता है। डिपेंड ये करता है कि आपके पास जो हार्डवेयर है इतनी कैपेबल हो कि एक्सपेंसिव केबल्स का वो पूरी तरीके से फ़ायदा उठा पाए। अगर लो एंड मॉनिटर है, कम रिफ्रेश रेट्स हैं, कम रेजोल्यूशन है, अननेसेसरीली केबल पे स्पेंड मत करो। कोई भी बेसिक केबल भी आ जाएगी 400-500 की, उसी में आपका काम चल जाएगा। अब अगर इन केबल्स की कीमत की बात करें तो 1200 रुपये से लेकर 1500 रुपये के आसपास ही मिल जाती हैं। इनके लेंथ पे इनकी कीमत डिपेंड करती है, जितनी लंबी केबल होगी उतनी एक्सपेंसिव हो जाएगी। अब जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि मैंने 2 अलग अलग साइज़ की केबल्स ऑर्डर करी थी, लेकिन दोनों ही 10 फुट की केबल्स डिलीवर करी गई थी मुझे। तो इसी को लेकर मैंने अमेज़ॉन पे एक रिप्लेसमेंट रिक्वेस्ट भी डाली थी। इसको वेरीफाई करने के लिए ये प्रोडक्ट की फ़ोटो के पीछे एक शीट पे आपसे आपका अकाउंट का नाम और डेट लिखवाते हैं ताकि वेरीफाई कर पाए, लेकिन इस सब ड्रामे का भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि अंत में इस रिक्वेस्ट को ही रिजेक्ट कर दिया गया अमेज़ॉन की तरफ से। अगर कोई भी इस तरह का इंसिडेंट होता है आपके साथ तो पहले तो कई दिन का टाइम मांगते हैं, कहते हैं कि इंटरनल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन अंत में कोई ख़ास इसका नतीजा निकल के नहीं आता। और इसका कारण भी मैं आपको बता दूँ कि ऐसा क्यों होता है। दरअसल कोई भी ऑर्डर अगर आप अपैरियो रिटेल से प्लेस करते हैं तो उसमें आपको यही दिक्कत आने वाली है। अपैरियो रिटेल एक्चुअली अमेज़ॉन और पटनी ग्रुप के बीच का एक जॉइंट वेंचर कंपनी है। जिन लोगों को पटनी ग्रुप के बारे में नहीं पता, आज से कई साल पहले एक स्टॉक हुआ करता था पटनी कंप्यूटर्स के नाम से। पहले उसकी वैल्यू काफ़ी अच्छी खासी हुआ करती थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्राइस ड्रॉप होने के कारण उस कंपनी के जो इन्वेस्टर्स थे उनका काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ था। बाद में आईगेट ने उसको ख़रीद लिया था। ज़्यादातर इस तरह की कंपनीज़ का यही होता है, मार्केट से पैसा उठा लेते हैं और फिर कंपनी चलती है नहीं चलती, अल्टीमेटली लॉस तो शेयर होल्डर्स का ही होता है। तो जब अमेज़ॉन इंडिया में एंटर करा, उन्होंने जॉइंट वेंचर करा इसके साथ और अपैरियो रिटेल को फॉर्म करा। तो अमेज़ॉन के पोर्टल पे अमेज़ॉन के खुद के सेलर के खिलाफ कैसे कोई कार्रवाई हो सकती है ये आप समझ ही पा रहे होंगे। अगर कोई छोटा सेलर होता है तो पहली बात तो उसका अमेज़ॉन पर सर्वाइव करना ही बहुत मुश्किल है, और आप कुछ ऑर्डर करते हैं इनकेस कोई भी इश्यूज़ होते हैं तो इंस्टेंटली कार्रवाई होती है, लेकिन अपैरियो रिटेल जैसे सेलर्स पे कोई कार्रवाई नहीं होती अमेज़ॉन पे। और ऐसा पहली बार मेरे साथ नहीं हुआ, इससे पहले कई ऑर्डर्स में इश्यूज़ आए हैं। 10 में से 9 बार तो अपैरियो रिटेल से बिल्कुल परफेक्टली सामान आता है, एकदम फ्रेश डेट होती है, पैक बॉक्सेस होते हैं, सील्स इंटैक्ट होती हैं। लेकिन 10 में से 1 बार ऐसा ज़रूर होगा कि कोई ना कोई इशू होगा ऑर्डर में, और जब इशू होगा इतना बड़ा इशू होगा कि सिंपली कोई भी रिड्रेसल आपको नहीं मिल पाएगा। बहुत से सब्सक्राइबर्स जो काफ़ी पहले के वक्त से जुड़े हुए हैं चैनल पे, उन्हें इस बारे में पता है कि किस तरीके से एक नकली प्रोसेसर मुझे ऑनलाइन डिलीवर करा गया था, और वो कोई और सेलर नहीं था, अपैरियो रिटेल ही था। उस वक्त भी बहुत ही मुश्किल से मुझे रिफ़ंड मिल पाया था, लेकिन क्योंकि पहला इंसिडेंट था मेरे साथ तो मैंने ये सोचा कि एक्सीडेंटली हो गया होगा अपैरियो रिटेल के साथ। लेकिन ये वन टाइम इंस्टेंस नहीं है, ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही नहीं बल्कि बहुत से बायर्स के साथ हो रहा है। हाल ही में बहुत सी रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं जिसमें कि कस्टमर्स ने क्लेम करा है कि उन्हें फेक प्रोडक्ट्स रिसीव हो रहे हैं अपैरियो रिटेल की तरफ से। इन सारे न्यूज़ आर्टिकल्स के लिंक्स भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अपनी तसल्ली के लिए अच्छे से जाके आप चेक कर सकते हैं। अगर आप इसमें डीपली रिसर्च करेंगे तो सारे कस्टमर्स की तरफ से एक ही टाइप का पैटर्न आपको मिलेगा देखने को कि एक प्रोडक्ट उन्होंने ऑर्डर करा जो कि उनको फेक मिला, उसकी उन्होंने कंप्लेंट करी अमेज़ॉन पे, और इंटरनल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कोई नतीजा नहीं निकला तो मजबूरन फिर उन्हें पब्लिक में आके इस बारे में बताना पड़ा, चाहे ट्विटर हैंडल पे शेयर करा हो, चाहे इंस्टा या फेसबुक के पोस्ट पे। अब कितने क्लेम्स इनमें एक्चुअली सही है कि नहीं ये कह पाना काफ़ी मुश्किल है, और एक बड़ी कंपनी के सामने इसको सही प्रूव कर पाना भी अपने आप में बहुत ही बड़ी चुनौती होती है।
इसी कारण से जब भी मैं अमेज़ॉन पे कोई भी ऑर्डर प्लेस करता हूँ अपेरियो रिटेल से तो अवॉइड करता हूँ कि ऑर्डर गलती से भी मैं इस सेलर को ना दूँ। कोई और सेलर अगर होता है, चाहे थोड़ा बहुत महंगा भी दे रहा होता है, मैं उसी से ले लेता हूँ। वो अलग बात है, रेटिंग ज़रूर चेक करें सारे सेलर्स की जिससे भी आप खरीदें। और रेटिंग का भी एक अलग ही खेल है, वो ये कि कोई स्मॉल सेलर होगा उसके खिलाफ आप नेगेटिव रेटिंग डालेंगे, ईजिली डल जाती है। वहीं अगर अपेरियो रिटेल के लिए आप नेगेटिव रेटिंग थोड़ी सी भी डालते हैं, कोई कमी बताते हैं, तो फिर तो आपके रिव्यू में ही कमी बता दी जाती है और आप उसको पोस्ट नहीं कर पाते। कई बार मैंने ऐसा देखा है। वहीं अगर सेम रिव्यू के साथ आप रेटिंग बढ़ा के डाल देते हैं तो रिव्यू आपका लाइव हो जाता है, प्रोडक्ट पे शो होने लगता है। तो इस तरीके से भी रेटिंग्स को कंट्रोल करा जाता है और इस बारे में भी आपको पता रहना चाहिए कभी भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करें तो। हो सकता है कुछ समय में अपेरियो रिटेल एग्जिस्ट ही ना करे, अलग नाम से अलग जॉइंट वेंचर बना के फिर अलग तरीके से लॉन्च करा जा सकता है, क्योंकि कोर्ट ने अभी फटकार लगाई थी अमेज़ॉन और अपेरियो रिटेल को एफडीआई का नॉर्म्स का उल्लंघन करने के लिए। खैर ये सब बातें तो चलती रहती है, हर कंपनी का कहीं ना कहीं नाम आता है, फिर फाइन दे के सब चलता रहता ही है। ये अपने आप में बहुत ही बड़ा टॉपिक है और एक वीडियो में तो खैर इसको यहाँ पर मैं कवर नहीं कर पाऊँगा, लेकिन बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता था ताकि कभी भी आप ऑनलाइन ऑर्डर करें कोई भी प्रोडक्ट थोड़ा सावधान रह के ही करें। जनरली ब्लू रिगर के लिए, ब्लू रिगर इंडिया का एक अलग सेलर है, उससे मैं ऑर्डर्स प्लेस करना पसंद करता हूँ अपेरियो के बजाय, लेकिन हर केबल के लिए वो सेलर अवेलेबल नहीं रहता। अब अगर ब्लू रिगर के प्रीमियम HDMI केबल्स को कंक्लूड करा जाए तो ये परफेक्ट केबल्स हैं। तो बिल्ड क्वालिटी से लेकर परफॉर्मेंस तक ये परफेक्ट परफॉर्मेंस आपको देती है और इनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से इनका प्राइस भी प्रीमियम है। इनके प्राइसेस चेक करने या इन्हें खरीदने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पे जाके आप चेक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके कोई भी सवाल है डिस्प्लेज या इनकी केबल से जुड़े हुए तो कमेंट्स ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे।